हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। अभी तक मैंने आपके साथ बस बेसिक कुछ ही कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। किसके? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, आज मैं आपके साथ आज भी बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस करूंगी कि ये कौन से एक्ट में, इस कौन से सेक्शन में द सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन दी गई है, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगी। मतलब बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस करूंगी। जो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी हुई है ना, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अभी तक कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं आप सभी को पता ही है। तो इसके बारे में दी हुई है कौन से सेक्शन के अंडर। अब एक्ट तो आपको पता ही चल गया है, एक्ट 1930 है। और कौन से सेक्शन में दी है? सेक्शन 4। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक कॉन्टैक्ट ऑफ सेल की किस में दी हुई है? सेक्शन 4। अभी तक हमने पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 2 में देखी थी सारी डेफिनेशन। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ? कॉन्टैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन किस में दी हुई है? सेक्शन 4 में दी गई है। क्या कहता है? कॉन्टैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो कॉन्टैक्ट, आपको पता है कॉन्टैक्ट कैसे होते हैं, जिसमें क्या होता है? सेलर ट्रांसफर, जो बेचने वाला ट्रांसफर, और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स, मतलब कि जो बेचने वाला वो तो ट्रांसफर करता है या गुड्स ट्रांसफर करता है टू बायर फॉर ए प्राइस। किसको करता है? बायर को। किसके लिए? पैसों के लिए ट्रांसफर करता है। ठीक है, देयर मस्ट बी ए कॉन्टैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। ठीक है, मतलब कि दो पर्सन के बीच में कॉन्टैक्ट होता है सेल वाला, जिसमें एक पार्टी को ना सेलर वो अपनी चीज़ देने को तैयार बैठा है और ट्रांसफ़र कर रहा है या एग्री टू ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसको इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है दो टाइप की हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। कंडीशनल भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, ये आप देखना। इसी को मैंने कंडीशनल है कि एब्सोल्यूट है, तो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, और आपको ये बता दिया था पहले भी, स्टार्टिंग में बता दिया है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो हमने पहला पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पढ़ा ना, फर्स्ट यूनिट, उसकी सारी कंडीशनें वो किस पर लागू होती हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक है, और एसेंशियल कंडीशन है ये। ठीक है, और द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 4, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होनी चाहिए? दो पार्टियां होनी चाहिए। ठीक है, एक पार्टी के पास एग्री टू ट्रांसफ़र, ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए एग्री होना चाहिए, और किसके लिए वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र करती है? प्राइस, मतलब कि उसके बदले में वो क्या लेंगे? पैसे लेंगे। ठीक है, तो आपको पता अभी चला गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इसकी डेफिनेशन किस में दी गई है? सेक्शन 4 में दी गई है सेल ऑफ गुड्स की। ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट ऑफ सेल ड्रॉ लाइन। चलो इसको करने से पहले आपको बता दूं, मैंने अभी दो टर्म का यूज़ किया था आपके सामने पहले, एब्सोल्यूट सेल और कंडीशनल सेल। एब्सोल्यूट आपके मन में आ गया होगा, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि एब्सोल्यूट सेल क्या होती है, कंडीशनल सेल क्या होती है, ये मैं आपको, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, पहले बता दूँ, इंपॉर्टेंट टर्म है एब्सोल्यूट सेल। ए कॉन्टैक्ट ऑफ सेल ड्रॉ ए लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्सोल्यूट सेल एंड कंडीशनल सेल। आपको इन दोनों का मतलब समझना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, वैसे ही ईजी है जैसे हम कहते हैं ना इन्विटेशन टू ऑफर, है ना, और ऑफर, जैसे उन दोनों में थोड़ा फ़र्क था ना, ऐसे ही इसमें फ़र्क है। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेयर सेलर, तो पहले कर लेते हैं कंडीशनल सेल और एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, अभी सेल हुई नहीं है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। एग्रीमेंट टू सेल मतलब मैंने आपसे कह लिया अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशनल सेल, है ना। तो क्या होती है? बियर द सेलर एग्री टू, जिसमें बेचने वाला एग्री हो जाता है, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट टू बाय इन फ्यूचर अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। मतलब कि जिसमें बेचने वाला तैयार हो जाता है कि मैं फ्यूचर में आपको अपनी चीज़ बेच दूंगा। अब आपने मेरी बात सुनी, मैंने किस बात पर इंपॉर्टेंस दी? फ्यूचर में बेचूंगा आपको, और मैं हमारे बीच में आपस में जैसे ना था, चलो जी स्टार्टिंग बात इसी से स्टार्ट होती है ना, बाद में बनेगा ना कॉन्टैक्ट, पहले स्टार्टिंग स्टेप तो यही होता है ना, एग्रीमेंट टू सेल बाद में होगी, पहले एग्रीमेंट टू हो गया। ठीक है, तो मतलब कि अभी फ्यूचर में करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी गई तो अभी चीज़ होगी, फ्यूचर में करेंगे, तो ये हो गया एग्रीमेंट टू सेल और कंडीशन सेल। यदि फ्यूचर में ये वाली कंडीशन आप फुलफिल होती है तो हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कंडीशनल सेल और एग्रीमेंट टू सेल कहते करते हैं। ठीक है, अभी कंप्लीट एब्सोल्यूट नहीं हुई है सेल, अभी हमने कॉन्टैक्ट किया कि चलो फ्यूचर में मैं आपको ये सामान बेच दूंगा, है ना, और यदि फ्यूचर में ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो मैं आपको सामान बेच दूंगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंडीशनल सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो समझ गए आप। एब्सोल्यूट सेल और
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट सेल ऑफ व्हेन द ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स आर इमीडिएटली ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू बायर, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एब्सोल्यूट सेल। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, पैसे देते हैं और पेन खरीद लेते हैं, तो उसी समय हो जाती है ना, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फ्यूचर का कंसेप्ट ही नहीं है, उसी समय आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। सेलर ने वो उस पेन का मालिक आपको बना दिया, ठीक है, पोजेशन भी आपको दे दिया। चलो मैं एक बात आपको स्टार्टिंग में अभी बता दूँ, सेल ऑफ गुड्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि पोजेशन आपको उसी समय दे दें, पर ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए। जब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी तो मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। हो सकता है मैंने सामान खरीद लिया दुकानदार से और मैंने बोला चलो मैं बाद में उठा लूँगी, ठीक है, पर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब आपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद वो चीज़ बायर की होगी, चाहे सेलर के पास पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। एग्रीमेंट टू सेल हम दोनों पहले ना कोई चीज़, मैंने समझो मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, चलो मेरी डीलिंग होगी, जो मैंने ना अगले महीने मैंने ये प्रॉपर्टी आपसे, ठीक है, एकदम से थोड़ी काम होता है। तो जब एक्चुअल में मैं खरीद लूँगी, उसको पैसे दे दूँगी और मेरी प्रॉपर्टी ले लूँगी, तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पहले जब हम एग्रीमेंट बनाए तो उसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो समझ गए दोनों का डिफरेंस। पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, ठीक है, आप समझ गए। अब मैं बताता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कंपोजिशन ट्रांजेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होते हैं, पहले एग्रीमेंट टू सेल होता है। पहला स्टेप क्या होता है, जब मैंने कंप्लीट सेल में क्या पहला स्टेप क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। फिर हम उसमें डिसाइड करते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स। वो मुझे, मैं बायर हूँ, मुझे क्या देता है, गुड्स दे देता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स देते हैं। फिर मैं क्या कर देती हूँ, मैं उसको पेमेंट कर देती हूँ, पेमेंट ऑफ प्राइस, कॉस्ट एंड चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी मैं दे देती हूँ। तो हमारे बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो पहला स्टेप क्या है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। मतलब ये नहीं अलग अलग नहीं है, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पहला पार्ट ये होगा एग्रीमेंट टू सेल। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज मतलब बायर और सेलर के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होते हैं। दो पार्टियां होनी चाहिए और इसमें एक पार्टी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स करती है और दूसरी पार्टी उसके बदले क्या देती है, प्राइस देती है। तो सब्जेक्ट मैटर, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर मतलब गुड्स होती है, मतलब कि क्या चीज़ वो देगा। जैसे एक जगह से पैसे आते हैं, दूसरी जगह से गुड्स जाती है, तो ये उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसको कहेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स को हमको दूसरा नाम क्या दे देंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे लगता है आप समझ गए। एब्सोल्यूट सेल और एब्सोल्यूट सेल और कंडीशनल सेल, मतलब एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और कंडीशन मतलब अभी फ्यूचर में होना है, कंडीशन कंप्लीट होने के बाद होना है, ठीक है। तो थोड़ा दोनों में देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल। आपको डेफिनेशन तो पता ही चली गई ना कि क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है ना। तो डेफिनेशन क्या है ना, ये कंप्लीट काम है, ये इसका पहला स्टेप है। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो दोनों पार्टियों ने अपना काम कर दिया, उसने इसको चीज़ दे दी और उसने दूसरे ने पैसे दे दिए, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसमें अभी काम होना है। एग्रीमेंट टू सेल बोर्ड क्या होता है, जिसमें अभी पार्टियों ने काम अभी करना है, ठीक है। इसे इमीडिएट ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें होता है ना उसी समय उसकी प्रॉपर्टीज़ को ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र कब होगी, फ्यूचर में होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में है ना, जैसे ही सेल होगी तो चीज़ ओनरशिप किसके पास चली गई है, बायर के पास चली गई है। तो जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, उसके पास उस चीज़ का सारा रिस्क किसका हो गया, खरीदने वाला क्या हो गया। हमेशा रिस्क किसका होता है, ओनर का होता है। ओनर कौन हुआ है इस समय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, बायर, खरीदने वाला हो गया ना, तो सारा रिस्क यदि खराब हो जाती कुछ भी तो रिस्क किसका होगा, बायर का होगा। एग्रीमेंट टू सेल मतलब हमने अभी फ्यूचर में बेचनी है, तो इसका मतलब अभी ओनर कौन है, सेलर ही है। तो रिस्क भी तब तक किसका होगा, सेलर का ही रिस्क होगा, ठीक है। राइट इन रैम और राइट इन पर्सन आपको पता ही है, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया हुआ है। राइट इन रैम क्या होता है कि पूरी दुनिया, अब मैं ओनर बन गया हूँ, कोई भी मुझे इस चीज़ को रोक नहीं सकता, तो मुझे उसके अगेंस्ट अधिकार, ओनरशिप का अधिकार पूरी दुनिया के आगे मिल गया, ठीक है। राइट इन टाइम मतलब पूरी दुनिया के आगे मुझे इसका अधिकार मिल गया है जब मैंने वो चीज़ खरीद ली है। और राइट इन पर्सनम, इसमें एग्रीमेंट टू सेल में राइट इन पर्सनम होता है, उस पर्सन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने ऐसे ही आपको ये स्लाइड बनाई है। तो मेन कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब जब काम हमारा कंप्लीट हो गया, एग्रीमेंट टू सेल ये हमारा पहला स्टेप होता है जिसमें दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि मैंने आपकी चीज़ क्या करनी है, खरीदनी है, ठीक है।
फिर भी मैं आपके साथ एक और नया टॉपिक इससे अलग आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता ही है सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट किसे कहते हैं, हायर परचेज, ठीक है। सेल आपको पता चल गई, सेल किसे कहते हैं, जब ओनरशिप ट्रांसफर, मैं आपको बार बार ये कहती हूँ कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है जब सेलर से बाहर को, तब सेल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बस इस बात को आपने ध्यान रखना। हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज में जैसे कि इसमें भी सेल ही होती है। जैसे कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, पर इसमें क्या होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, इसमें हायर परचेज में भी बायर सेलर से सामान खरीदता है, लेकिन ओनरशिप की बात होती है। सेल में ज़रूरी नहीं है कि उसने उधार सामान भी खरीद सकते हैं। पैसों को कोई कंसेप्ट नहीं है, पहले पैसे दे दे, बाद में दे दे, फ्यूचर में पैसे दे दे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पैसे तो देंगे ही देंगे, पर ओनरशिप ट्रांसफ़र की बात कर रही हूँ, क्योंकि सेल और हाई परचेज का कंसेप्ट ही ओनरशिप ट्रांसफ़र है। सेल के टाइम में उसी समय ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। हाई परचेज क्या कंसेप्ट होता है, जिसमें सेलर बायर को चीज़ कैसे बेचता है, चीज़ दे दी, सेलर ने बायर को चीज़ पकड़ा दी, चलो होगी, पर अभी वो कंप्लीट सेल नहीं हुई। उसने कहा, बायर ने क्या कहा, आपको होते ना कि मैं किश्तों में चीज़ लेनी है, इंस्टॉलमेंट में चीज़ लेनी है, ठीक है। तो हायर परचेज के अंदर आप क्या करते हैं, यदि उसने कहा कि 5,000 की चीज़ है, मैं 1,000 रुपया हर महीने दूंगा, पर आपने कंडीशन क्या लेनी, इंस्टॉलमेंट अलग कंसेप्ट है, हायर परचेज में लेनी है। हायर परचेज में मैं कैसे लेती हूँ, इंस्टॉलमेंट में लेती हूँ। ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है, ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने के बाद होती है। बाई चांस आपने 4 बारी करके 4,000 रुपये दे दिया, पर आपको हायर परचेज के अंडर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। जब आपने लास्ट देनी ना इंस्टॉलमेंट, 1,000 रुपया, 5,000 कंप्लीट हो जाएगा, तब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सेल के टाइम में पैसों का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हमारी कंडीशन में कब सेल होगी, ठीक है। हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया सेल किसे कहते हैं। सेल हो सकता है उधार भी मैं सामान बेच सकती हूँ, इसमें पैसों का कंसेप्ट नहीं है, ओनरशिप ट्रांसफर की का कंसेप्ट है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट पता चल गया दोनों का मतलब क्या हो गया। और क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द बायर, बायर की क्या क्या पोजीशन है सेल में, वो ओनर बन जाता है। बाहर की पोजीशन क्या है, ओनर बन जाता है। और हायर परचेज के केस में बेली होता है, वो बेली आपको पता ही ना, अपने पास रखी होती है, पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। जब बेली जो होता है उसको ओनरशिप नहीं मिलती है। ऐसे ही हायर परचेजर को जब तक वो कंप्लीट सेल नहीं हो जाती, जब ये लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट इंस्टॉलमेंट देता है ना हायर परचेज, तो कन्वर्ट किस में हो जाता है, सेल में, ठीक है। तो हायर परचेज मतलब क्या, अभी तक उसने कंप्लीट सेल नहीं हुई है, तो तक वो किसका काम करता है, तब तक वो बिल्ली का काम करता है। बिल्ली आपको पता ही है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, सेल में उसी समय ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप हो जाती है, और हायर परचेज में कब होती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होती है। फोर्थ हमारा है ऑप्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बायर कैन नॉट, अब खरीदने वाला आप कॉन्टैक्ट, सेल के केस में कॉन्टैक्ट तोड़ नहीं सकता क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। हायर परचेज के केस में जैसे 5 इंस्टॉलमेंट देनी थी ना, 4 के बाद वो नहीं देता, कभी भी टर्मिनेट हो सकता है हायर परचेज के केस में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, सेल में तो हो सकता है इंस्टॉलमेंट में, सेल भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती हूँ, लेकिन कंसेप्ट होता है ना टाइटल, यदि टाइटल सेल लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। हाई परचेज लिखा है, इसका मतलब अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। राइट ऑफ बायर, द बायर, इस केस में, सेल के केस में बायर क्या कर सकता है, अपनी सामान फिर आगे कहीं बेच सकता है। पर हायर परचेज के केस में जिसने हायर परचेजर अपना सामान बेच नहीं सकता, क्यों, उसकी ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी है। पर इसमें जो हायर परचेजर है वो अपनी चीज़ को आगे नहीं बेच सकता, लेकिन जो बायर है इन केस ऑफ सेल वो अपनी चीज़ को आगे बेच सकता है। तो मुझे लगता है ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। सेल मतलब ओनरशिप, मैं आपको जितना मर्जी बोलूँ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र का मेन काम है। जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट सेल, ठीक है, सीधी बात। हायर परचेज मतलब अभी तक इसमें इंस्टॉलमेंट चली हुई है, अभी लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी बाकी है। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दे जाते हैं तो हायर परचेज कन्वर्ट हो जाता है सेल में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको यदि थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो आप इससे रिलेटेड और वीडियो और किसी से देख लेना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 5 में क्या लिखा है, इसमें ऑफर बाय वन पार्टी, आपको पता ही है, या तो ऑफर करेगा सेलर करेगा या फिर कौन करेगा, बायर करेगा, दोनों में से। मैंने देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा है सेलर ऑफर कर रहा है या बायर ऑफर कर रहा है, दोनों में से कोई भी पार्टी ऑफर कर सकती है ना। ऑफर एक्सेप्टेंस पर आपको पता ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऑफर कोई बना, दूसरी पार्टी क्या करती है, एक्सेप्टेंस करती है, ठीक है। ऑफर बायर भी दे सकता है और सेलर भी दे सकता है, एक्सेप्टेंस सेलर भी कर सकता है और बायर भी कर सकता है, ठीक है, कोई भी एक पार्टी। तो डिपॉजिट और अर्न मनी बाय वन पार्टी, एक पार्टी क्या देगी, मनी देगी,
है ना, अर्नड मनी, ये ध्यान रखना, मैंने शब्द क्या यूज़ किया, अर्नड मनी देगी। और डिपॉजिट ऑफ पार्ट मनी, यदि ये मैं चलो इसका एक पार्ट नहीं है कि उसने यदि बायर ने थोड़ा पैसा दे दिया है तो वो फ्यूचर में दे देगा। डिसीजन अबाउट द परफॉर्मेंस, फिर दोनों डिसीजन लेते हैं परफॉर्मेंस करने का, मतलब कि वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गुड्स, आपको पता है ना सब्जेक्ट मैटर क्या है, सेल ऑफ गुड्स का गुड्स है, तो वो एक पार्टी उसको गुड्स दे देती है, दूसरी पार्टी उसको पैसे दे देती है, तो क्या बन जाता है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 5 के अंडर। ठीक है, हमने इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच, मैंने 3 कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, और एब्सोल्यूट और कंडीशनल सेल के बारे में बताया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बड़े अच्छे ढंग से समझना है। कंडीशनल सेल और एब्सोल्यूट सेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मैंने आपके साथ हायर परचेज एग्रीमेंट किया है, वो सेल का पार्ट नहीं है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का पार्ट नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया हायर परचेज किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बस मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है, तो आपने इसको अच्छे ढंग से समझ लेना है। थैंक यू।